नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है अमेरिकी क्रांति। जितने भी पीछे किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए उन क्वेश्चंस को हमें पढ़ेंगे। पहला अपना प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति का केंद्रीय नारा जिसने यह दावा किया कि ब्रिटिश संसद को उपनिवेशों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, उनका संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा था। यह नारा जेम्स ओटिस द्वारा दिया गया था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना आप। यह नारा किसने दिया था? तो जेम्स ओटिस द्वारा दिया गया था। उपनिवेशवादियों की इस राजनीतिक शिकायत को दर्शाता था कि केवल उनकी अपनी उपनिवेशिक विधानसभाओं को ही उन पर कर लगाने का अधिकार था, न कि ब्रिटिश संसद को। अमेरिकियों का कहना था कि ब्रिटिश संसद है, उन पर कोई किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकती। ब्रिटिश संसद द्वारा 1765 में पारित किया गया वह पहला प्रत्यक्ष कर यानी फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स अधिनियम कौन सा था, जिसके तहत कानूनी दस्तावेजों, समाचार पत्रों, ताश के पत्तों पर मुहर लगाना आवश्यक कर दिया गया था? ये था स्टाम्प अधिनियम। स्टाम्प एक्ट है वो था। स्टाम्प एक्ट के तहत ये कब लगा था? 1765 में। ब्रिटिश संसद द्वारा क्या था कि कानूनी दस्तावेजों यानी समाचार पत्रों, ताश के पत्तों पर मुहर लगाना आवश्यक कर दिया गया था। स्टाम्प अधिनियम उपनिवेशों पर लगाया गया पहला सीधा कर था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे उपनिवेशों पर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा बुलंद हुआ। यह अधिनियम अगले वर्ष ही रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 1773 हुई बोस्टन टी पार्टी घटना का तात्कालिक कारण क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार पर एकाधिकार देना चाय अधिनियम था, है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार पर एकाधिकार देना, यानी केवल अमेरिका में चाय का व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। चाय अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी को उपनिवेशों में चाय बेचने का एकाधिकार दिया गया। यद्यपि चाय सस्ती हो गई थी, उपनिवेशवादियों ने इसे ब्रिटिश संसद द्वारा कर लगने के अधिकार की पुष्टि के रूप में देखा और इसका विरोध करने के लिए चाय को समुद्र में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी के जवाब में ब्रिटिश संसद ने 1776 में कठोर दमनकारी कानून पारित किए, जिन्हें उपनिवेशवादियों द्वारा सामूहिक रूप से किस नाम से जाना गया? तो ये थे असहनीय अधिनियम। क्या नाम था? असहनीय अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने इन कानूनों को दंडनीय अधिनियम कहा था, लेकिन उपनिवेशवादियों ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण असहनीय अधिनियम कहा। इन अधिनियमों ने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और मैसाचुसेट्स के स्वशासन को सीमित कर दिया। 19 अप्रैल 1575 को हुई लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड की लड़ाइयाँ किस रूप में महत्वपूर्ण है? यह अमेरिकी क्रांति के सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत थी। चारों ओर सुना गया शॉट, द शॉट हेड राउंड द वर्ल्ड, यानी अमेरिकी क्रांति के सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत थी। लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड की लड़ाइयाँ कब हुई? 1775 में। लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड की में हुई झड़पें ब्रिटिश सेना और उपनिवेशिक मिलिशिया के बीच पहली सैन्य मुठभेड़ थी, जिसने औपचारिक युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। थॉमस पेन द्वारा जनवरी 1776 में प्रकाशित किए गए उस प्रभावशाली पैम्फलेट का नाम क्या था, जिसने अमेरिकी उपनिवेशियों के लिए ब्रिटेन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की थी? तो ये थे कॉमन सेंस, जो बहुत चर्चा में रहा अमेरिकी क्रांति के समय। थॉमस पेन का क्या था? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ने सरल सीधी भाषा में राजशाही की अवधारणा और ब्रिटिश संसद की निरर्थकता पर सवाल उठाया, जिससे स्वतंत्रता के विचार को आम जनता के बीच व्यापक समर्थन मिला। दूसरा, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के महाद्वीपीय सेना का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। जो दूसरा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसको किया था नियुक्त? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को उनकी सैन्य नेतृत्व क्षमता के कारण 1775 में महाद्वीपीय सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान सेना का नेतृत्व किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा किस तारीख को अपनाया गया था? तो ये 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को
4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किए गए स्वतंत्रता की घोषणा के अंतिम मसौदे को अपनाया। ये तैयार किसने किया था, ये भी पूछा जाता है, थॉमस जेफरसन ने। इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 जुलाई ही अमेरिका का क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अमेरिकी क्रांति के दौरान साराटोगा की लड़ाई जो 1770 में हुई की जीत का मुख्य कूटनीतिक परिणाम क्या था? फ्रांस ने औपचारिक रूप से उपनिवेशों के साथ गठबंधन किया और सैन्य सहायता भेजी। साराटोगा की जीत का पहला निर्णायक अमेरिकी जीत थी, जिसने फ्रांस को विश्वास दिलाया कि उपनिवेश युद्ध जीत सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1778 में फ्रांसीसी गठबंधन हुआ, युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। अमेरिकी क्रांति का अंतिम सैन्य संघर्ष क्या था, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने प्रभावी रूप से आत्मसमर्पण कर दिया? यानी अंतिम जो सैन्य संघर्ष था वो क्या था? यॉर्कटाउन की लड़ाई, यानी बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, जो 1781 में लड़ा गया था। यॉर्कटाउन में जॉर्ज वाशिंगटन की महाद्वीपीय सेना और फ्रांसीसी नौसेना ने ब्रिटिश जनरल थे उस समय कॉर्नवालिस को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका आत्मसमर्पण हुआ। इस हार के बाद ब्रिटेन ने युद्ध जारी रखने का अपना इरादा छोड़ दिया। तो ये आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन के अधिकारी कौन थे? ये कॉर्नवालिस थे। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने से पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय को सुलह के लिए अंतिम प्रयास के रूप में याचिका को भेजा था। तो ये थी ओलिव ब्रांच पिटीशन। यानी द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा अपनाने से पहले ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज तृतीय को सुलह के लिए यानी संधि के लिए अंतिम प्रयास के रूप में याचिका को भेजा था। तो उसका नाम क्या था? ओलिव ब्रांच पिटीशन था। भी कैसे ये मान जाए। तो जुलाई 1775 में भेजी गई ओलिव ब्रांच पिटीशन में उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज तृतीय के प्रति अपनी वफादारी को बनाए रखने की बात कही थी, लेकिन राजा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे युद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट हो गई थी। अमेरिकी क्रांति के दौरान महाद्वीपीय सेना का मुख्य प्रशिक्षण शिविर कहाँ स्थित था, जहाँ सैनिकों ने 1777 और 78 की भयानक सर्दी के दौरान कठोर परिस्थितियों का सामना किया था? तो ये थे वैली फोर्ज। क्या था? वैली फोर्ज। वैली फोर्ज पेंसिल्वेनिया। महाद्वीपीय सेना ने भयानक भूख और ठंड का सामना किया, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन और बैरन वॉन स्टूबेन जैसे प्रशिक्षकों के नेतृत्व में उन्होंने खुद को एक अनुशासित लड़ाकू बल में बदल दिया। साराटोगा की लड़ाई जो 1770 में लड़ी गई, ब्रिटिशों की हार के बाद किस यूरोपीय शक्ति ने 1778 में उपनिवेशों के साथ सैन्य गठबंधन की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? फ्रांस। फ्रांस ने फरवरी 1778 में ट्रीटी ऑफ अलायंस पर हस्ताक्षर किए। साराटोगा की जीत ने फ्रांस को आश्वस्त किया कि उपनिवेश जीत सकते हैं, यानी अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है। स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के तुरंत बाद राज्यों को एक ढीले संघीय ढांचे के तहत एकजुट करने के लिए तैयार किए गए पहले शासी दस्तावेज का नाम क्या है? ये था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन 1781 में अपनाया गया, लेकिन इसने कमज़ोर केंद्रीय सरकार, मजबूत राज्य सरकारें बनाई, जिसने क्रांति के बाद की समस्याओं को हल करने में असमता दिखाई। यॉर्कटाउन की लड़ाई जो 1781 में हुई, ब्रिटिश सेना के आत्मसमर्पण, फ्रांसीसी नौसेना की क्या निर्णायक भूमिका थी उसमें? उन्होंने चेसापीक की खाड़ी को अवरुद्ध कर ब्रिटिश नौसैनिक सहायता को रोक दिया था। जो चेसापीक की खाड़ी थी उसको अवरुद्ध कर दिया था। फ्रांसीसी नौसेना के एडमिरल डी ग्रासे के नेतृत्व में चेसापीक को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यॉर्कटाउन में घिरे कॉर्नवालिस की सेना को समुद्र के रास्ते बचाव और आपूर्ति मिलना असंभव हो गया। अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना में लड़ने वाले अमेरिकी उपनिवेशियों को क्या कहा जाता था, जो ब्रिटिश राजशाही के प्रति वफादार थे? तो ये थे लॉयलिस्ट्स या टोरी। लॉयलिस्ट्स या टोरी उनको कहा जाता था। लॉयलिस्ट्स ब्रिटिश राजशाही के प्रति वफादार थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अक्सर पेट्रियट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्रांति के बाद हजारों लॉयलिस्ट्स को कनाडा या ग्रेट ब्रिटेन जाना पड़ा।
क्रांति के दौरान यूरोपीय महाद्वीप से आकर महाद्वीपीय सेना को अनुशासित करने, सैन्य ड्रिल सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पर्शियाई सैन्य अधिकारी कौन था? तो ये था बेरन फ्रेडरिक वान स्टूवेन। बेरन फ्रेडरिक वान स्टूवेन था। ऑन स्टूवेन ने वैली फोर्स में महाद्वीपीय सेना को प्रशिक्षित किया, उन्हें युद्ध के लिए एक अधिक पेशेवर और प्रभावी बल में बदलने दिया। अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला आधिकारिक रूप से स्थापित राज्य कौन सा था, जिसने दिसंबर 1787 में संघीय संविधान की पुष्टि की थी? तो ये थे डेलावेयर। पहला कौन सा था? डेलावेयर था। डेलावेयर ने 7 दिसंबर 1787 को सर्वसम्मति से संविधान की पुष्टि करने वाला पहला राज्य बनकर द फर्स्ट स्टेट उपनाम से अर्जित किया। यानी अमेरिका में उस समय 13 उपनिवेश थे, यानी 13 स्टेट बने थे, 13 राज्य बने थे। आज तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, परंतु उनमें भी पहला कौन सा था जिसने संविधान की पुष्टि की थी? तो ये था डेलावेयर। कौन सा था? फर्स्ट स्टेट डेलावेयर। पेरिस की संधि 1783 में हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई पश्चिमी सीमा क्या थी? ये थी मिसिसिपी नदी। पेरिस की संधि द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई पश्चिमी सीमा क्या थी? मिसिसिपी नदी। पेरिस की संधि ने ग्रेट ब्रिटेन को मिसिसिपी नदी के पूर्व में से सभी क्षेत्रों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार को मान्यता देने के लिए मजबूर किया। स्वतंत्रता की घोषणा में निहित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बावजूद अमेरिकी दासों को स्वतंत्र करने का मुद्दा क्रांति के दौरान क्यों हल नहीं किया गया? दक्षिणी राज्यों ने दासता को समाप्त करने पर जोर देने से महासंघ से अलग होने की धमकी दी। दासों की स्वतंत्रता का मुद्दा राष्ट्रीय एकता और दक्षिण राज्यों को क्रांति में शामिल रखने के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे नया राष्ट्र एक अंतर्निहित विरोधाभास के साथ शुरू हुआ। अमेरिकी क्रांति का पहला युद्ध लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड किस ब्रिटिश गवर्नर के अधीन हुआ, जिसने औपनिवेशिक हथियारों को जब्त करने का प्रयास किया था? तो ये जनरल थॉमस गेज थे। जनरल गेज यानी मैसाचुसेट्स के सैन्य गवर्नर थे। उन्होंने लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड की में उपनिवेश अधिकारियों को शस्त्रागार को जब्त करने के लिए सैनिकों को भेजा था। अमेरिका क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किस राजनेता ने उपनिवेशों के प्रति सहानुभूति रखी और संसद में तर्क दिया कि ब्रिटिश नीति उपनिवेशवादियों को स्वतंत्रता की ओर धकेल रही है? तो ये एडमंड बर्क था। एडमंड बर्क के ब्रिटिश विंग थे, जिन्होंने संसद में अमेरिकी स्वतंत्रता का समर्थन किया और जॉर्ज तृतीय की नीतियों की आलोचना की थी। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ, जहां स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया गया था? फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में। फिलाडेल्फिया ने पहले और दूसरे दोनों कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मेजबानी की और यह क्रांति के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा। अमेरिकी क्रांति के दौरान कनाडा में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में महाद्वीपीय सेना को मिली हार का क्या कारण था? कठोर सर्दी और अपर्याप्त आपूर्ति। 1775-76 के कनाडा अभियान में महाद्वीपीय सेना को क्यूबेक में कठोर सर्दी, छोटी चेचक और आपूर्ति की कमी के कारण हार का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्रता की घोषणा में कहा गया कि सरकारें अपनी न्याय संगत शक्तियां कहाँ से प्राप्त करती है? तो शासित की सहमति से। जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो स्थापित करता है कि सरकार की शक्ति लोगों से आती है, न कि किसी विशेषाधिकार या वंशानुगत अधिकार से। तो इस प्रकार मित्रों पहला पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बाद में पढ़ेंगे। बहुत सारे अपन जो क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति के वो पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।